हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान की प्रक्रिया अगले महीने से ही शुरू होने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पर शेड्यूल देख पा रहे हैं, मतदान का जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट फेज़ का जो मतदान होने वाला है वह 19 अप्रैल को होने वाला है और जो अंतिम फेज़ का जो मतदान होने वाला है वह 1 जून को होने वाला है और इसी के 3 दिन के बाद अर्थात 4 जून को अब मतदान का परिणाम भी घोषित हो जाएगा। हम लोग इस बात को जानते हैं कि इसे ध्यान में रखते हुए पूरे देश भर में आचार संहिता अर्थात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कर दिया जा चुका है। यह भी हम लोग जानते हैं कि जब भी आचार संहिता को लागू किया जाता है तब इस दरमियान जितनी भी तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं होती है सरकार के द्वारा जो चलाई जाती है या सरकार कोई नई योजनाएं लाने के लिए जो भी पहले से प्लान बनाई हुई रहती है, सारी चीज़ों पर रोक लगी हुई रहती है। भर्ती की प्रक्रिया भी जन कल्याणकारी योजना के तहत ही आता है। फ्रेंड, इसे ध्यान में रखते हुए हम लोग को करना क्या है कि जो भी हाथ में एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के काफ़ी गंभीरता दिखानी है और सिलेबस को अच्छी तरह से गो थ्रू हो जाना है और सिलेबस को पूरा करने का पूरा प्रयास करना है। इसका सदुपयोग करना है। जो भी समय आपको प्राप्त हुआ है इसका सदुपयोग करना है। ओके, अब फ्रेंड हम लोग बात करते हैं कि आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम लोग करने क्या वाले हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं जितनी भी राजभाषा अधिकारी की परीक्षाएं होती है, सारी परीक्षाओं में अनुवाद का अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनुवाद की यदि बात करें, NICL का एग्ज़ाम चूँकि अभी होने वाली है, राजभाषा अधिकारी की परीक्षा होने वाली है, वो चुनाव की प्रक्रिया के बाद ही होगी, रिज़ल्ट घोषित हो जाएगी उसके बाद ही होगी। आपके हाथ में काफ़ी अच्छा खासा समय है, आप बहुत ही अच्छी तरह से इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और सेबी का भी जो नोटिफिकेशन आया, 1 महीने पहले ही नोटिफिकेशन को इशू किया गया था और 13 अप्रैल से सेबी का परीक्षा, सेबी राजभाषा अधिकारी की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया जाएगा। 13 अप्रैल से एक्टिव होगा लिंक। इसे भी ध्यान में रखते हुए आपको काफ़ी सीरियस हो जाना है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। हम लोग बात कर रहे थे कि अनुवाद, जितनी भी राजभाषा अधिकारी की परीक्षा होती है, चाहे अन्य तरह के अनुवादक परीक्षाएं होती है, उसमें अनुवाद का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनुवाद से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। NICL राजभाषा अधिकारी की बात करते हैं तो इसमें 40 प्रश्न, 20 हिंदी से अंग्रेजी, 20 अंग्रेजी से हिंदी, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। सेबी में फेज़ 1 और फेज़ 2 में आप देखेंगे कि 100 अंक का पेपर रहेगा, फेज़ 1 में भी और फेज़ 2 में भी। और इन दोनों ही फेजेस में अनुवाद पर आधारित MCQs काफ़ी सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस कारण से अनुवाद पर आपको अच्छी तरह से दक्षता हासिल कर ही लेनी चाहिए। फ्रेंड, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज कुछ अनुवाद से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण हम लोग प्रश्नों को लेंगे। इसमें हम लोग कई सारे पारिभाषिक शब्दों को सीखेंगे। आप अति शीघ्र कोशिश करिएगा कि जो भी प्रश्न आप देखेंगे स्क्रीन पर उसका आप उत्तर ज़रूर ढूंढ लीजिएगा। ओके, सारे प्रश्न काफ़ी रेलेवेंट हैं। इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्या है? अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना है। अंग्रेजी वो आपका सोर्स लैंग्वेज है। टारगेट लैंग्वेज में आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर। पहले पढ़ते हैं, कह क्या रहा है, किस तरह का यह सेंटेंस है। इंडिया हैज़ emerged as the world's 3rd largest startup ecosystem, boasting over 1.2 lakh startups and 110 unicorns by 2023। फ्रेंड, इस तरह के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहला है कि टेंस।
यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, आप हो सकता है देखेंगे विकल्प में कि टेंस बदल दिया गया हो, फ्यूचर टेंस में हो, पास्ट परफेक्ट में डाल दिया गया हो, है ना। तो सबसे पहला आपको टेंस पर ध्यान देना है। दूसरा क्या है कि जो पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, पारिभाषिक शब्द का सही टारगेट लैंग्वेज में पर्याय दिया गया है या नहीं दिया गया है, उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम, यह एक पारिभाषिक शब्द है। ठीक है, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, ये सब सारे पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्दों को लेकर के दो तरह की बातें हम लोगों को जान लेना आवश्यक है कि कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द होते हैं जिसका बस लिप्यंतरण कर दिया जाता है, लिपि में बस बदलाव कर दिया जाता है, और कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द होते हैं जिसका टारगेट लैंग्वेज में जो पर्याय देना होता है वह मान्यता प्राप्त होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने तरफ से जो भी पढ़े हैं कोई भी एक पर्यायवाची शब्द दे दीजिएगा टारगेट लैंग्वेज में और कहिएगा कि वो भी तो सही है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इन दो बातों को ध्यान में रख करके आप इस तरह का कार्य करें, देखिएगा आप सटीकता से सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने दो तीन चीज़ों को देखा। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में है और फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम, इसका हम लोग थोड़ा हिंदी भी जान लेते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्या हम लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम ही कहेंगे? इकोसिस्टम का यदि हम लोग हिंदी देते हैं तब इसका हम लोग हिंदी पारिस्थितिकी तंत्र पाते हैं। तो क्या स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग देंगे? नहीं, इसका हम लोगों को लिप्यंतरण कर देना है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्टार्टअप इकोसिस्टम कहेंगे, यूनिकॉर्न्स को भी हम लोग यूनिकॉर्न्स ही कहेंगे। यूनिकॉर्न का यदि हम लोग शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ होता है कि ऐसा घोड़ा, मतलब एक अजीबो गरीब घोड़ा जो काल्पनिक घोड़ा है, उसको हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। लेकिन क्या यूनिकॉर्न के लिए उस तरह का घोड़ा, काल्पनिक घोड़ा हम लोग पर्याय दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसलिए इस शब्द का भी हम लोग लिप्यंतरण सिर्फ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर दो पारिभाषिक शब्दों को लेकर के चर्चा किया। अब एक और शब्द यहाँ पर देख पा रहे हैं, बोस्टिंग ओवर। बोस्ट का मतलब होता है डिंग हाँकना, शो ऑफ करना, मतलब दिखावा करना। ठीक है, वह अपने ज्ञान का दिखावा काफ़ी करता है, तब हम लोग कहते हैं ही बोस्ट्स ऑफ नॉलेज। क्या हम लोग इस सेंटेंस में क्या हम लोग भावानुवाद बोस्टिंग के लिए हम लोग दम्भ भरना या डिंग हाँकना या दिखावा करने के लिए प्रयोग करेंगे? इस पर क्या करना है कि तुरंत आपको विचार डेवलप करना है। इसके बाद फिर आपको ऑप्शंस पर फोकस करना है। ठीक है, तुरंत आप सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां 2023 तक 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न है। तीसरा, यहाँ तो क्या है कि यहाँ हैज़ इमर्ज्ड है ना। हैज़ इमर्ज्ड मतलब उभरा है, ऐसा यहाँ पर भाव आना चाहिए। अगर रहता इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, तब हम लोग इसके बारे में सोच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको साइड लाइन करेंगे। दूसरा पर हम लोग बात करते हैं, भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। चलिए, ये तो सही है, जहां 2023 तक 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न हो चुका है। देखिएगा, हो चुका है, ऐसा तो बात यहाँ पर किया ही नहीं गया है। बोस्टिंग ओवर 1.25 लाख स्टार्टअप्स, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको भी हम लोग साइड लाइन करेंगे। तीसरा देखते हैं, भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है, ये भी सही है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, सही है, जो 2023 तक 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न की दम्भ भरता है। देखिएगा, की दम्भ भरता है, बोस्टिंग का यहाँ पर भावानुवाद दम भरना नहीं देंगे। यहाँ पर
इसको हम लोग अभी साइड करेंगे, देख लेते हैं चौथा भी और देखेंगे कि कौन सही भावानुवाद देता है। 2023 तक 1.25 लाख स्टार्टअप्स और 110 यूनिकॉर्न्स की शानदार मौजूदगी के साथ भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। देखिएगा यहाँ पर भावानुवाद किया गया, शानदार मौजूदगी। ओके, बोस्ट कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग इसका जो भावानुवाद करेंगे कुछ इसी तरह से यहाँ पर भावानुवाद हो पा रहा है। इस कारण से कहा जाए तो पहला का जो सही जो विकल्प होगा वह डी होगा। आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। भावानुवाद पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ये जो लिटरल जो ट्रांसलेशन होता है, शाब्दिक अनुवाद जो होता है वह सही अनुवाद नहीं होता। पारिभाषिक शब्दों का लिटरल ट्रांसलेशन हो सकता है, जैसा कि हम लोग किए हुए थे स्टार्टअप्स को लेकर के, यूनिकॉर्न्स को लेकर के। ठीक है, दूसरा आप प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे हैं वो क्या है? इंडिया हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड, डेमोक्रेसी का यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है। डेमोक्रेसी का वर्ब क्या होगा? डेमोक्रेटाइज, मतलब लोकतांत्रिक बनाना। क्लियर? टेक्नोलॉजी को हम लोग हिंदी में कहेंगे प्रौद्योगिकी। अब हम लोग सही विकल्प तक पहुंचते हैं। आप लोग आशा करते हैं देख लिए होंगे, आप लोग पढ़ लिए होंगे, फिर भी आप देखिए एक एक ऑप्शन को पढ़िए। भारत प्रौद्योगिकी का प्रजातांत्रिकरण किया है। प्रजा, यहाँ पर प्रजा होना चाहिए, प्रजातांत्रिकरण किया है। प्रजातांत्रिकरण शब्द यहाँ पर सही नहीं है, हालांकि टेंस का यहाँ पर विचार किया गया है, इसको हम लोग साइड करेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, भारत ने प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण किया है। हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। डेमोक्रेटाइज कहने का मतलब होता है लोकतांत्रिकरण करना, ये वाला हो सकता है, इसको हम लोग रिजर्व में रखते हैं। सी को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत ने प्रौद्योगिकी को प्रजा के लिए खोल दिया है, नहीं, इसको हम लोग हटाएंगे। खोल देने की बात ही यहाँ पर नहीं है। भारत ने प्रौद्योगिकी को उदारीकृत बना दिया है। उदारीकृत को हम लोग अंग्रेजी में लिबरलाइज्ड कहेंगे, और लिबरलाइजेशन का दरअसल इसका कनेक्शन है टैक्सेशन से। ठीक है, इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर पारिभाषिक शब्द का गलत प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह दूसरा होगा। अब हम लोग जानते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या है, आप पढ़िए बढ़िया से, मैं पढ़ देता हूँ। बाय द एंड ऑफ द ईयर 2023, 2023 के अंत तक, ठीक है, द स्टार्टअप्स इन इंडिया हैव कंट्रीब्यूटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव कंट्रीब्यूटेड, स्टार्टअप्स, भारत तक का स्टार्टअप्स ने योगदान दिया है टू द क्रिएशन ऑफ ओवर 1.24 मिलियन जॉब्स, 1.24 लाख नौकरियों का सृजन किया है। सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है ना, जो अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया है। इम्पैक्ट मतलब प्रभावित करना होता है, और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि क्या सिग्निफिकेंटली का प्रयोग यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण के साथ जोड़ करके इसका पर्याय देंगे, हिंदी पर्याय देंगे। तो कुछ ऐसे प्रश्न आपको अपने मन में पहले उभार लेने हैं, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन को पढ़ना है। पहला ऑप्शन क्या है, वर्ष 2023 के अंत तक। चलिए सही है, वर्ष 2023 के अंत तक भारत में स्टार्टअप्स, चलिए ये 3 में तो सेम आ रहा है। वर्ष 2023 के अंत तक भारत के स्टार्टअप्स ने 1.24 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन में योगदान करते हुए अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। महत्वपूर्ण शब्द तो यहाँ पर ठीक नहीं, वो भी क्या है, योगदान करते हुए, कंट्रीब्यूटिंग, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, है ना। हैव कंट्रीब्यूटेड, योगदान कर दिया है,
ऐसा होना चाहिए ना, इसलिए टेंसिकल मिस्टेक यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। और सिग्निफिकेंटली शब्द का यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो दिया गया है ये सही नहीं है। महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, ये यहाँ पर सही भाव नहीं दे रहा है। बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, यह हो सकता है। ओके, और इम्पैक्ट का मतलब ही होता है, इफेक्ट और इम्पैक्ट में अंतर होता है। इफेक्ट तो का साधारण तरीके से प्रभावित प्रभाव, और इम्पैक्ट मतलब जोरदार प्रभाव। ओके, दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है हम लोगों का वर्ष 2023 के अंत तक भारत में स्टार्टअप्स ने अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डालते हुए देखिए इम्पैक्टिंग है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल में है तो डालते हुए हो जाएगा। ओके, बड़ा प्रभाव डालते हुए 1.24 लाख नौकरियों के सृजन में योगदान दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, यह हो सकता है, इसको रिजर्व में रखिए। अभी सी को देखते हैं। वर्ष 2023 के अंत तक, सही है, भारत के स्टार्टअप्स ने अर्थव्यवस्था पर प्रमुख प्रभाव डालते हुए, प्रमुख प्रभाव क्या होता है, बड़ा प्रभाव अगर रहता तब हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। डालते हुए 1.24 मिलियन नौकरियों का, मिलियन के लिए लाख शब्द का प्रयोग करता तो थोड़ा सा और भी अच्छा रहता, नौकरियों का सृजन किया है ना। इससे हम लोग साइड करेंगे। डी क्या है, भारत में स्टार्टअप्स ने वर्ष 2023 के अंत तक अर्थव्यवस्था पर प्रमुख प्रभाव डालते हुए 1.24 लाख नौकरियों के सृजन में योगदान दिया है। भारत में स्टार्टअप्स ने 2023 के अंत तक अर्थव्यवस्था पर प्रमुख प्रभाव डालते हुए कहा जाए तो डी और बी में यदि आप कंपेयर करेंगे तो बी एकदम सटीक सही यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बी को ही सही विकल्प मानेंगे। आगे देखिएगा, किसी भी चीज़ को लेकर के यदि आपको डाउट होता है तो फिर क्या करिएगा कि फिर से आप देख लीजिएगा सेंटेंसेस को। ओके, इंडिया हैज़ फाउंड, चौथा देखिएगा प्रश्न क्या है, इंडिया हैज़ फाउंड डेवलपिंग इंजिन्स टू पावर इंडिजिनस फाइटर जेट्स चैलेंजिंग। इंडिया हैज़ फाउंड डेवलपिंग इंजिन्स, यहाँ पर एक पारिभाषिक शब्दावली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये डेवलपिंग इंजिन्स का मतलब यहाँ पर क्या देगा आपको ध्यान में रखना है। इंडिजिनस का अर्थ क्या देता है, इंडिजिनस मतलब देशी, फाइटर जेट्स चैलेंजिंग यहाँ पर विशेषण के रूप में दिया गया है। ओके, फाउंड के बाद हम लोग विशेषण का प्रयोग करते हैं और यह यहाँ पर विशेषण है। भारत ने पाया है, क्या पाया है, डेवलपिंग इंजिन्स को पाया है। डेवलपिंग इंजिन्स को हैज़ फाउंड डेवलपिंग इंजिन्स टू पावर इंडिजिनस फाइटर जेट्स चैलेंजिंग, है ना। फाइटर जेट्स, देसी फाइटर जेट्स को चालित करना, को शक्ति प्रदान करना, को ऊर्जा प्रदान करना को काफ़ी चुनौतीपूर्ण पाया है। कुछ ऐसा भाव देना चाहिए। एक रफ भाव निकाल करके आपको करना क्या है, ऑप्शन को पढ़ना है। ए देखिएगा क्या है, भारत ने स्वदेशी इंडिजिनस के लिए स्वदेशी शब्द का प्रयोग हुआ है, बहुत अच्छा। स्वदेशी लड़ाकू विमानों को चलाने के लिए, स्वदेशी लड़ाकू विमान, ये फाइटर जेट्स को हम लोग हिंदी में लड़ाकू विमान कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ शब्द आपको जो नए लगते हैं उसका आपको नोट्स बना लेना है। भारत ने स्वदेशी लड़ाकू विमानों को चलाने के लिए मतलब पावर, शक्ति देने के लिए या चालित करने के लिए, है ना, चलाने के लिए इसके इंजन को विकसित करना चुनौतीपूर्ण पाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुनौतीपूर्ण पाएगा रहता, पा गया है रहता, पाया रहता, तब बात अलग थी। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और सारा यहाँ पर सही जा रहा है, इट इज़ गोइंग इन लाइन विद द मदर सेंटेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग सही मान सकते हैं। अभी इसको रिजर्व में रखिए, हो सकता है इससे भी ज़्यादा बढ़िया सटीक उत्तर की प्राप्ति हमें हो जाए। भारत को स्वदेशी लड़ाकू जेट्स के लिए यहाँ पर विमान का प्रयोग किया गया है, जो सही है, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर लिप्यंतरण कर दिया गया है जेट्स को। आगे देखिए, को प्रेरित करने के लिए, प्रेरित देखिएगा,
यहाँ पर ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, पावर का मतलब प्रेरित करना होता है, लेकिन यह इस सेंटेंस के लिए शब्दानुवाद होगा जो सही नहीं है। प्रेरित करना नहीं होगा, चलाने के लिए हो सकता है, चालित करने के लिए हो सकता है, शक्ति प्रदान करने के लिए हो सकता है ना। लेकिन चलाना ज़्यादा वहाँ पर एप्रोप्रिएट है। ये बी को यहाँ से हटाइए। स्वदेशी लड़ाकू विमान को शक्ति देने के लिए इंजन विकसित करना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। ये साबित होना हैज़ प्रूव्ड चैलेंजिंग अगर रहता तब हम लोग इसके बारे में सोचते। एक एक्स्ट्रा यहाँ पर जो शब्द लगाया गया है साबित, ये यहाँ पर सही नहीं है, इसे भी हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। आगे देखिएगा, स्वदेशी लड़ाकू विमानों को चालित करने के लिए इसका इंजन विकसित करना बड़ी चुनौती बना है। सही यहाँ पर अनुवाद यह नहीं दे रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों को चालित करने के लिए इसका इंजन विकसित करना बड़ा चुनौती बना है। ये भारत वगैरह कहाँ गया, है ना। इसमें कुछ शब्दों को तो छोड़ दिया गया, इसलिए डी को भी छोड़िए। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं चौथा के लिए पहला यहाँ पर विकल्प सही है। ठीक है, हम लोग पांचवा प्रॉब्लम को देखते हैं। पांचवा क्या है? नो एयर टू एयर रिफ्यूएलिंग हैज़ एवर बीन कैरिड आउट टिल डेट। ओके, यहाँ पर टिल डेट मतलब अब तक, अभी तक, आज तक, इसका हम लोग भाव देंगे। नो एयर टू एयर रिफ्यूएलिंग, ईंधन भरना, है ना। रिफ्यूएल का मतलब एज अ वर्ब फॉर्म लेंगे तो ईंधन भरना हो जाएगा। एयर टू एयर मतलब हवा से हवा, एयर टू एयर मिसाइल हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो हवा से हवा, ये इसका यहाँ पर हिंदी पर्याय होगा। आगे देखिएगा, नो एयर टू एयर रिफ्यूएलिंग हैज़ एवर बीन कैरिड आउट, पैसिव वॉइस में, और हैज़ बीन कैरिड आउट का मतलब यहाँ पर संचालित करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। हालांकि कार्रवाई करना भी इसका मीनिंग हो जाएगा। इसका मतलब इम्प्लीमेंट करना, मतलब लागू करना के लिए भी हम लोग इस फ्रेज़ का प्रयोग करते हैं, कैरी आउट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा यहाँ पर सटीक भाव देगा। भावानुवाद पर आपको ध्यान देना है। पहला देखिएगा, अब तक कोई एयर टू एयर रिफ्यूएलिंग कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई क्यों लिखा गया है? कैरी आउट के लिए यहाँ पर कार्रवाई, इस शाब्दिक अनुवाद हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, यह सही अनुवाद यहाँ पर नहीं है। आगे देखेंगे, अभी तक एयर टू एयर ईंधन भरने का काम नहीं किया गया है। अभी तक ईंधन भरने का काम नहीं किया गया है। एयर टू एयर देखिएगा, एयर टू एयर को यहाँ पर रखा गया है, बाकी सब सही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ एयर टू एयर के लिए हिंदी अगर कर दिया जाता, लिप्यंतरण जो कर दिया गया, यहाँ पर थोड़ा हम लोग इसको शक की दृष्टि से देखेंगे। इसको हम लोग अभी रिजर्व में रखते हैं, देखते हैं कि अगर अन्य ऑप्शन नहीं होगा तब हम लोग बी के बारे में सोचेंगे। तीसरा क्या है? आज तक टिल डेट है, आज तक हवा से हवा में ईंधन भरने के कार्य को संचालित नहीं किया गया है। ये तो हर तरह से ये तो सही लग रहा है। डी भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। इस तिथि तक कोई भी कार्य एयर टू एयर ईंधन की कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई शब्द गलत है, सही भावानुवाद ये नहीं है। ओके, और बी को आप हटाइए। सी यहाँ पर हर तरह से सही अनुवाद यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोगों ने 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व किया। कुछ इसी तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन अधिकांश जो प्रश्न होंगे एग्ज़ाम में आपके राजभाषा अधिकारी की परीक्षा में, वो आपका जो होगा वो वित्त से संबंधित होगा, बैंक से संबंधित होगा, इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित होगा, या इस तरह के जो कुछ विज्ञान पर भी आधारित आपको प्राप्त हो सकते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो 2-3 जो सेक्टर है, इन 2-3 सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रांसलेशन में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। आशा करते हैं काफ़ी फ्रूटफुल रहा यह सेशन आप लोगों के लिए, आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। कोशिश करिएगा कि आप एक न्यूज़पेपर खरीदिए। न्यूज़पेपर अंग्रेजी में खरीदते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा,
है ना। अंग्रेजी में ख़रीदने के बाद उसमें जो इकोनॉमिक सेगमेंट जो होता है, बिजनेस सेगमेंट जो होता है, उस सेगमेंट को आपको अवश्य पढ़ना है। और अपने बगल में एक हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी और अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी अवश्य अपने टेबल के पास रखिएगा। यदि नहीं मिलता है कोई भी शब्द का सटीक अनुवाद, तब आप गूगल कर सकते हैं। फ्रेंड, होली के लिए अलग अलग कोर्सेज़ के लिए 20% का फ्लैट डिस्काउंट आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। आप लोग हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और कोर्सेज़ के डिटेल्स को देखेंगे और हमारे कोर्सेज़ का लाभ अवश्य उठाएंगे। फ्रेंड, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। शुभकामनाएं।